Hello guys, welcome to my YouTube channel again. Now we are here to express the MCQ series on financial accounting. As you know that I have started MCQ series on financial accounting for those students who are preparing for any competitive examinations like CA, CS, CMA, foundation courses, as well as BBA, BCA, MBA, 11th, 12th, etc. Such students can be benefited with the help of these MCQs. Dear students, आप सभी लोग हमारे चैनल को देखते हैं और वीडियोज आपको पसंद भी आती है, क्योंकि व्यूज से तो हमें मालूम चलता है कि आप इसे इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइबर उस रेंज से नहीं बढ़ रहे हैं जिस रेट से बढ़ना चाहिए। फिर भी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू। और आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। दिस इज विच ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज स्पेशलाइज्ड टू कीप ट्रैक of companies financial transactions. So dear students, as you know that there are so many branches of accounting, and there are 5 types of accounting that are essential, like financial accounting, corporate accounting, management accounting, tax accounting, and administrative accounting. So these 5 types of accounting are essential. आउट ऑफ दिस, अब आपसे पूछा जा रहा है कि कंपनीज के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कहाँ पर रखे जाएंगे। तो आप चाहे इंडिविजुअल हो, पार्टनरशिप हो या कंपनी हो, सभी के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो होते हैं दे आर टू बी रिकॉर्डेड ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर ही डिपेंड होते हैं, क्योंकि विदाउट हैविंग कंप्लीट नॉलेज ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, no any accounting like corporate management, cost and management, etc. can be done. So therefore financial accounting is base of all accounting, and your answer should be here the financial accounting, yani answer number आंसर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कौन सी ब्रांच कंपनीज के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है। तो अब आपको ये कारपोरेट अकाउंटिंग, हमारे बहुत सारे बच्चे आंसर यही लगाएंगे कि कारपोरेट अकाउंटिंग होना चाहिए। बेटा कारपोरेट अकाउंटिंग जो होती है ये आपके शेयर्स, डिवेंचर्स, अमलगमेशन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड अदर कंपनीज के ट्रांजैक्शंस लिए जाते हैं। लेकिन कंपनीज के जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं दे आर टू बी रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओनली। तो देयरफॉर बेस इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बेस इज द क्वेश्चन, आंसर शुड बी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एंड नेक्स्ट बेटा आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गवर्न्स द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का गवर्नेंस बॉडी कौन है, यानी हाउ दे आर टू बी गवर्न्ड। तो फर्स्ट आंसर इज लोकल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, लोकल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड नो स्टैंडर्ड। तो देर आर 4 ऑप्शंस। आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस अब आपको मेमोराइज होना चाहिए कि हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लोकल स्टैंडर्ड भी पढ़ा है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी पढ़ा है। ठीक, बोथ ऑफ दी standards are essential for financial accounting, and various types of transactions, accounts, financial statement, etc. are complied with both of these standards. It means कि local standard और international standard both are essential for governing the financial accounting. So therefore your answer should be local and standard both, mean option थर्ड should be the correct answer. नेक्स्ट देखिए बेटा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्कोप क्या है। तो देखिए बेटा स्कोप क्या है, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भविष्य क्या है और आप इसमें क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं या कहाँ कहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूज होती है।
पहले स्कोप का अर्थ समझ लें, उसके बाद ही आप आंसर्स पर जाएं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, ये है स्कोप। अब देखें, फर्स्ट है कलेक्टिव एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। बिल्कुल, हम डाटा कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन करते हैं, देयर आफ्टर वी प्रोसेस दिस डाटा इन वेरियस अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस, देयर आफ्टर वी वेरीफाई इट दैट डाटा इज करेक्ट और नॉट करेक्ट। So therefore the machinery of auditing is utilized for the verifying the accounting. अकाउंट्स को वेरीफाई करने के लिए आपको एक मशीनरी यूज करना पड़ता है, वो है प्रोसेस ऑफ ऑडिट। यानी ऑडिट प्रोसेस के अंदर आप अकाउंट्स को वेरीफाई करते हैं। एंड पब्लिशिंग एंड एनालिसिस, देयरफॉर बिजनेस इज कंसर्न्ड विद वेरियस स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट्स एंड अदर्स for futurity of a business enterprise. So therefore it is very essential to know the various steps of accounting, various steps of business to the stakeholders. Stakeholders जब सभी steps को जानेंगे कि what are going to be done by the business, business क्या करेगी, future क्या होगा, present या उसका past क्या था, तभी कोई भी स्टेक होल्डर आपके बिजनेस में इंटरेस्ट लेगा। तो यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग को इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि जिससे आप ये समझ सकें कि हम इस बिजनेस के साथ अगर जुड़ें तो क्यों जुड़ें, क्या कारण है, व्हाट वुड बी आवर प्रॉफिट, क्योंकि हम सभी प्रॉफिट मोटिव हैं, हमें लाभ दिखता है। अगर हमें लाभ नहीं है तो हम किसी से संपर्क भी नहीं रखना चाहते। तो यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग को इस स्कोप से गढ़ा गया है ताकि हम सभी लोग किसी भी बिजनेस पर इंटरेस्ट दिखा सके और बिजनेस को देख सके। यानी स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, बिजनेस अकाउंटिंग इज लाइक अ मिरर। कैसा है, दर्पण के समान है, जहाँ पर आप सब कुछ पा सकते हैं कंपनी के विषय में। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होना चाहिए, यानी ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। नाउ इट इज आंसर इज 4, आंसर इज 4th। द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ऑल ऑफ द अबव, यानी कलेक्शन भी है, प्रोसेस भी है, वेरीफाइंग भी है और पब्लिशिंग एंड एनालिसिस भी है। इट मीन्स कि ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर क्लियर, करेक्ट। And next question is, now the limitations of financial accounting. फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या हैं, सीमाएं क्या हैं, कहाँ तक फाइनेंशियल अकाउंटिंग काम कर सकती है। तो अब यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड का भी हम यूज करते हैं। नेक्स्ट देखें, प्रोडक्ट एंड एसेट्स में हैव डिफरेंट मार्केट वैल्यू। बिल्कुल ठीक है, प्रोडक्ट और एसेट्स का डिफरेंट मार्केट वैल्यू हो सकता है, क्योंकि व्हाट एवर वी हैव दैट इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट एंड व्हाट एवर आवर बुक वैल्यू दैट इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। हम हमेशा रियलाइजेशन कंसेप्ट पर काम करते हैं। रियलाइजेशन कंसेप्ट वो कंसेप्ट होता है जिस पर हम अपनी एसेट्स का वैल्यूएशन करते हैं, यानी कितना मिल सकता है। नेक्स्ट है डोंट प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर प्रोडक्ट डिपार्टमेंट। ये भी बिल्कुल सही है कि सभी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमारे पर प्रोडक्ट डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती, हमें कंक्लूसिव स्टेटमेंट मिलता है, कंक्लूसिव हमें इंफॉर्मेशन रिसीव होता है। तो देयरफॉर दीज ऑल आर लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इट मीन्स योर ऑप्शन शुड बी 4th and the correct answer is 4th. And the correct answer will be 4th. 4th option is the correct option. And next question comes to you. Next question is which of the following is incorrect? यानी इसमें से आपको गलत देखना है। तो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन हमने आपको वीडियो में दे भी रखा है कि व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, बैलेंस शीट हमेशा ही एसेट्स और लायबिलिटीज
दोनों को इक्वल करके चलती है। बैलेंस शीट इज जस्ट लाइक अ स्केल, तराजू है। तराजू है, एक साइड में आपका वेट होता है, दूसरी साइड में आपका कुछ भी आइटम होता है, बट दैट शुड बी इक्वल, वो हमेशा बराबर होना चाहिए। यानी एसेट साइड भी और लाइबिलिटी साइड भी जब दोनों एग्री कर जाते हैं तो हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को करेक्ट मानते हैं। यहाँ पर आपको देखना है कि अकाउंटिंग क्वेश्चन जो बताया गया था कि एसेट्स और कैपिटल और लायबिलिटी, इन तीनों के बीच का एक संबंध है। तो कैसा संबंध होना चाहिए हमारे साथ? लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल टू एसेट्स। यानी एक आंसर ये है जिसे हमने डिफरेंट पार्ट में रखा हुआ है। अब आपको ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए अकाउंटिंग क्वेश्चन में सही होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, एसेट्स माइनस कैपिटल इक्वल टू लायबिलिटी। तो आपका अभी जस्ट मैंने लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल टू एसेट्स, और यहाँ पर एसेट्स माइनस कैपिटल इक्वल टू लायबिलिटी, इट मीन्स दैट इज करेक्ट ऑप्शन। और आपको क्या देखना है? इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है। तो फर्स्ट को आप तुरंत टिक लगाएं कि दिस इज करेक्ट, इट मीन्स कि फर्स्ट इज करेक्ट। तो इनकरेक्ट नहीं है। सेकेंड देखें, लायबिलिटी प्लस एसेट्स इक्वल टू कैपिटल। अब इसको देखें, लायबिलिटी और एसेट्स दोनों मिलाकर कैपिटल के बराबर होनी चाहिए। यही ऑप्शन हमें कुछ डाउटफुल लग रहा है। अब आप थर्ड ऑप्शन पर आ जाएं, लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल टू एसेट्स, ये भी सही है। और फोर्थ ऑप्शन है एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब जहां पर आपको डाउट है यानी सेकेंड ऑप्शन पर, सेकेंड ऑप्शन को आप अपने अकॉर्डिंग देखें कि हमारा फार्मूला था लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल टू एसेट्स। तो एसेट्स माइनस कैपिटल इक्वल टू लायबिलिटी हो सकता है, एसेट्स प्लस लायबिलिटी माइनस कैपिटल इक्वल टू जीरो हो सकता है, और आपका लायबिलिटी प्लस एसेट्स इक्वल टू कैपिटल बिल्कुल करेक्ट इनकरेक्ट आंसर है। इट मीन्स सेकेंड ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर यू। समझ गए? नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेट। इसमें से एसेट्स नहीं है। अब आपको देखना है कौन सा ऐसा है जो एसेट्स नहीं है। तो बेटा एसेट्स में मैंने आपको बताया है कि एसेट्स क्या होती है, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स, दो टाइप की एसेट्स होती है। फिक्स्ड एसेट्स में आपके गुडविल, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार, मोटरसाइकिल, लाइव स्टॉक, लूज टूल्स, रेलवे साइडिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग एक्सेट्रा, ये आपकी फिक्स्ड एसेट्स होती है। इंटेंजिबल एसेट्स इसी के साथ ही फिक्स्ड एसेट्स और भी होती हैं, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, नो हाउ, लाइसेंस एक्सेट्रा, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। देयर आफ्टर करंट एसेट्स होता है कैश, बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक, और इसके बाद के कोई भी एसेट्स नहीं होते हैं, दे आर एज्यूम्ड टू बी एसेट्स, एसेट्स मान लिए जाते हैं, तो उसे हम फिक्टिटियस एसेट्स के नाम से जानते हैं। अब आपके पास थ्री कैटेगरीज ऑफ एसेट्स आ गई, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स और फिक्टिटियस एसेट्स। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पुटअप किया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेट, एसेट्स कौन सा नहीं है? तो बिल्डिंग एसेट्स है, टेंजिबल एसेट्स है, you can see it, debtors, this is also current assets, cash also current assets, but purchase return is lastly given in fourth option, ये आपका गलत होगा, ये एसेट्स है ही नहीं, बिकॉज दिस इज रेवेन्यू आइटम। रेवेन्यू आइटम जो भी होते हैं दे आर ऑलवेज कंसिडर्ड इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी कोई भी आइटम ऐसा है जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने के बाद बिल्कुल खत्म हो जाता है, वो कभी भी एसेट्स या लायबिलिटी क्रिएट नहीं करता। और कोई भी ऐसा एक्सपेंस हो या इनकम हो जो पूरी तरह से ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर खत्म नहीं हुए हैं, इट मीन्स इफ देयर इज एनी बैलेंस दैट हैज बीन कैरीड फॉरवर्ड, या इफ देयर इज एनी अमाउंट ड्यू दैट हैज नॉट बीन पेड अप टू द क्लोजिंग डेट ऑफ अकाउंट्स,
तो सच टाइप ऑफ एंट्रीज विल बी ट्रीटेड एज एसेट्स और लाइबिलिटीज। समझ गए होंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, क्योंकि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो अक्सर भूल जाया करते हैं कि हम एसेट्स और लाइबिलिटीज में रेवेन्यू के कौन से आइटम ले जाएंगे। तो रेवेन्यू के वही आइटम जाएंगे जो या तो कैरी फॉरवर्ड किया गया हो, या एक्रूड हो, या आउटस्टैंडिंग हो। अदरवाइज रेवेन्यू के सभी आइटम्स केवल रेवेन्यू आइटम होते हैं, राइट। ये आपका ऑप्शन 4 करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। फिर से आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया है, व्हाट इज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। और यहां से नेक्स्ट देखिए बेटा, व्हाट इज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जैसा कि हम आपको ऑलरेडी डेफिनेशंस में पढ़ा चुके हैं, इट मेंटेन्स रिकॉर्ड, इट डिपिक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन एंड आल्सो प्रोवाइड वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट, आम पब्लिक एक्सेट्रा, सबको। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत लेंदी है, बहुत ज़्यादा है। जो बेनिफिशियल हैं, जो आपके मेरिट्स हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, दे मे बी कंक्लूडेड इन ऑब्जेक्टिव्स। तो दिस ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया है, मेंटेन रिकॉर्ड। नेक्स्ट है डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एंड थर्ड ऑप्शन इज इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर्स। तो ऑल ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स आर मेरिट्स ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ परचेज। देखिए परचेजेज आपके दो टाइप की होती है, एक है कैश परचेज और दूसरा है क्रेडिट परचेज। जो कैश परचेजेज होती है ये जर्नल प्रॉपर के अंतर्गत आता है, यानी जर्नल प्रॉपर जर्नल एंट्री तक सीमित होता है। दिस इज कंप्लीट रेवेन्यू। और जो क्रेडिट परचेजेज होती है, इट ऑलवेज फॉर्म अ बुक इन सब्सिडियरी अकाउंट। इट मीन्स कि जो परचेज बुक आप प्रिपेयर करते हैं या सेल्स बुक प्रिपेयर करते हैं, परचेज रिटर्न बुक प्रिपेयर करते हैं और सेल्स रिटर्न बुक प्रिपेयर करते हैं, उसमें कहीं भी कैश ट्रांजैक्शंस नहीं होगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होंगे। इसीलिए बुक्स प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि उसी से ही हमारे पास डेटर्स की लिस्ट और क्रेडिटर्स की लिस्ट, बिल पेबल की लिस्ट और बिल्स रिसीवेबल की लिस्ट प्रिपेयर हो सकती है। यहाँ पर आपके क्वेश्चंस में दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ परचेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल परचेज जाना जरूरी है आपके लिए। यहाँ पर गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका बिल्कुल सही है। यानी क्रेडिट, जब तक क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं होगा तब तक कोई भी बुक फॉर्म हो ही नहीं सकती है। कैश ट्रांजैक्शंस में कैश बुक ऑलरेडी प्रिपेयर हो रही होती है, तो वहां पर हमें बुक फॉर्म करने की एसेंशियल नहीं होती। सच टाइप ऑफ अकाउंट्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड इन जर्नल प्रॉपर। यहाँ आपका ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और ऑल अदर आंसर्स आर इनकरेक्ट। इन्हें आप छोड़ दीजिए, ये सभी आपको कंफ्यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेल सेम एज। अब यहाँ पर आपको भी फिर से वही चीज देखना है कि क्रेडिट कहाँ है। इफ देयर इज एनी क्रेडिट सेल, तो वही क्रेडिट सेल ही बुक फॉर्म करेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल, सेल कौन सा नहीं है। तो गुड सोल्ड फॉर कैश, ये बिल्कुल सेल नहीं है, हम इसे सेल नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी एंट्री जनरल प्रॉपर से होगी। नेक्स्ट है सेल ऑफ मशीन, दिस इज सेल ऑफ एसेट्स, ये भी सेल नहीं है। सेल ऑफ रेजिड्यू, ये भी सेल नहीं है। और गुड सोल्ड ऑन फॉर क्रेडिट, अब यहां पर आया यानी कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स हैं, यानी ट्रांजेक्शन्स इफ दे आर क्रेडिट, गुड्स का ही क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा तभी आपको लेना है। कोई एसेट्स सेल किया गया या कोई रेजिड्यू सेल किया गया तो वो कभी भी आपके सेल्स कंसीडर नहीं किया जाएगा। इट मीन्स कि सेल्स बुक में कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो आपको गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट यानी कि फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, बहुत अच्छा सा हम आपके लिए न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं और आपसे सजेस्ट करेंगे कि आप कॉपी और पेन निकाल लें।
जिससे कि इस क्वेश्चन को छोटा सा है इसे सॉल्व कर सकें। इस क्वेश्चन को बनाने के पीछे एक ही रीजन था कि आप कभी कभी कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों में डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इट इज़ वेरी इसेंशियल टू नो फॉर योर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पर बाई सेल लिखा जाता है। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि वहाँ बाई कैश सेल या बाई क्रेडिट सेल लिखा जाता है। इट मीन्स कि सेल ऑलवेज इंडिकेट टुवर्ड्स द total of sale, cash sale and credit sale, both sales are included. यहाँ पर कैलकुलेट ग्रास प्रॉफिट इफ कैश सेल इज 1 लाख, क्रेडिट सेल इज 2 लाख। इट मीन सेल्स कितना हो गया आपका 3 लाख का, परचेजेज है 1,50,000, वेजेज है 50,000, तो 2 लाख रुपीज का आपका एक्सपेंस हो गया और 50,000 क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक यानी सेल्स क्रेडिट साइड में आपके 3,50,000 है और डेबिट साइड में 2 लाख रुपीज है। तो क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड आपका 3 लाख हो गया और डेबिट साइड हो गया आपका 2 लाख। 3,50,000 और 2 लाख, 1,50,000 ग्रास प्रॉफिट शुड बी देयर, राइट। तो दिस क्वेश्चन इंडिकेट टुवर्ड्स द कैश सेल एंड क्रेडिट सेल, बोथ आर सेल, बोथ आर कंसिडर्ड एज अ सेल। तो कभी कंफ्यूज ना होइए, ऐसे क्वेश्चंस पर आपको टोटल सेल्स देखना है और ग्रास प्रॉफिट आपकी 1,50,000 होगी, बाकी आपके ऑप्शंस गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट कौन सा है। यहाँ देयर इज अ रिलेशन ऑफ रेवेन्यू विथ कैपिटल, रिलेशन विथ रेवेन्यू एंड कैपिटल। तो कैपिटल में रेवेन्यू प्रॉफिट होगी तो ऐड करेंगे, लॉस होगी तो माइनस करेंगे। जो कैपिटल होती है दैट इज ऑलवेज इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोप्राइटर एंड प्रोप्राइटर इज लाइबल टू गेट प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस। तो देयरफॉर इफ देयर इज एनी प्रॉफिट तो दैट वुड इंक्रीज द कैपिटल, इफ देयर इज एनी लॉस तो दैट वुड डिक्रीज द कैपिटल। सेम एज जैसे आप बैंक में पैसा जमा करके आते हैं, बैंक में पैसा जमा है, इंटरेस्ट मिलता है तो आपका पैसा क्या होता है, बढ़ जाता है। 1 लाख रुपये जमा किया, 5,000 इंटरेस्ट मिल गया, अब आपके बैंक का बैलेंस 1,50,000, 1,05,000 हो जाएगा। सेम एज इफ दिस अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन बिजनेस एज अ कैपिटल एंड वी गेट प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस, तो बिजनेस से जो प्रॉफिट आई उसको हमें कैपिटल के साथ ऐड कर लेना है। ऐड कर लेते हैं तो हमारी कैपिटल क्या होती है, बढ़ जाती है। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो प्रॉफिट इंक्रीज कैपिटल बिल्कुल सही है, प्रॉफिट रिड्यूस कैपिटल बिल्कुल गलत है, लॉस रिड्यूस द कैपिटल। और नेक्स्ट है थर्ड, लॉसेज एडेड टू द कैपिटल, ये भी गलत है क्योंकि लॉसेज ऑलवेज रिड्यूस द कैपिटल एंड प्रॉफिट और लॉस डज नॉट अल्टर द कैपिटल। ये तो बिल्कुल आपके लिए भ्रम पैदा कर दिया कि प्रॉफिट और लॉस अल्टर ही नहीं करते कैपिटल को, बिल्कुल अल्टर करते हैं। बैंक अगर आपसे इंटरेस्ट लेगी तो माइनस कर लेगा और अगर इंटरेस्ट आपको देगी तो आपके बैलेंस में ऐड कर देगा। सेम एज बिजनेस में भी है, अगर प्रॉफिट मिलेगा तो कैपिटल इंक्रीज होगी, लॉस होगी तो कैपिटल डिक्रीज होगी, राइट। तो आपका जो ऑप्शन होना चाहिए वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिजनेस इज सेड टू बी अ प्रॉफिट, बिजनेस में प्रॉफिट कब होती है, और ये देखना है बिजनेस इज सेड टू बी इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में कब होती है, जब इनकम एक्सीड्स लायबिलिटी, इनकम इतनी ज्यादा हो जाए कि लायबिलिटी से ज्यादा हो जाए, या एसेट्स इतना हो जाए कि एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो जाए। इनकम एक्सीड्स एक्सपेंडिचर, जब इनकम ज्यादा हो एक्सपेंडिचर कम हो, या एक्सपेंडिचर एक्सीड्स इनकम, या एक्सपेंसेस ज्यादा हो इनकम कम हो। इस क्वेश्चन को आप खुद सोचें, खुद करें और फिर मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। बेटा देखो, एसेट्स का एक्सपेंडिचर से कोई रिलेशन नहीं है, इनकम का लायबिलिटी से कोई रिलेशन नहीं है, और एक्सपेंडिचर का इनकम से रिलेशन है। यहाँ पर प्रॉफिट पूछा गया, कैपिटल नहीं। तो इफ इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर देयर विल बी प्रॉफिट, इफ एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन इनकम देयर विल बी लॉस। तो योर आंसर शुड बी
थर्ड यानी इनकम एक्सीड्स एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, व्हाट्स द टर्म क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या है? क्रेडिट का मतलब उधार होता है, लेकिन यहां पर क्रेडिट का टर्म्स कुछ अलग होगा। वैसे भी मिस्टर ल्यूकास पेसियोली जी ने भी डेबिट और क्रेडिट का कोई मीनिंग नहीं बताया है, लेकिन हमारी भारतीय बही खाता पद्धति ने डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग पहले से ही लिख कर रख रखा था, नाम पक्ष और जमा पक्ष। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि क्रेडिट बैंक वाला भी करता है, क्रेडिट हमें किसी से लेना भी पड़ता है, क्रेडिट हमारी मार्केट में भी होती है, और क्रेडिट को गुडविल भी कहते हैं। तो कौन से क्रेडिट की बात की जा रही है इस क्वेश्चन में? पहले हम ऑप्शंस देखेंगे, फिर हमें पता चल पाएगा कि किस क्रेडिट की बात किया जा रहा है। देखें, पॉजिटिव बैलेंस इन बैंक। बैंक में अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो क्या क्रेडिट है? या फेवरेबल बैलेंस बैंक का है तो क्रेडिट है? या डेबिट बैलेंस बैंक का है तो क्रेडिट है? या ऑल ऑफ द अबव? तो बच्चों यहाँ पर अब आपको देखना है, अगर बैंक में पॉजिटिव बैलेंस है इट मीन्स कि हमारा बैलेंस बैंक में है, तो दैट इज फेवरेबल टू अस। फेवरेबल बैलेंस इन बैंक, सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। एंड डेबिट बैलेंस विद बैंक, इसीलिए यहाँ पर बताया गया डेबिट बैलेंस विद बैंक, यानी बैंक के पास डेबिट बैलेंस है, तो बैंक का जब डेबिट है तो मेरा क्रेडिट होगा, यानी मेरा पैसा बैंक में जमा है, राइट। तो आपका ऑल ऑफ द ऑप्शंस यानी कि सभी ऑप्शंस आपके सही हैं, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, व्हेन एसेट्स इंक्रीजेज, एसेट्स कब बढ़ती है? एसेट्स कब बढ़ती है? तो कम टू योर गोल्डन रूल। गोल्डन रूल में मैंने आपको पढ़ाया था, डेबिट व्हाट कम इन, व्हाट कम्स इन, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड रियल अकाउंट ऑलवेज includes various types of assets which are held into the business। बिजनेस में जितने भी एसेट्स हैं सबको रियल अकाउंट में ही इंक्लूड किया गया है। तो अब आपको देखना है, जब भी वो एसेट्स डेबिट होगी, यानी डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया तो कैश डेबिट हो गया, मशीनरी आई मशीन डेबिट हो गया, फर्नीचर आया फर्नीचर डेबिट हो गया, यानी कि फर्नीचर, ये सभी डेबिट तब होते हैं जब ये आते हैं, यानी इंक्रीज तब होता है जब हम इन्हें डेबिट करते हैं, राइट। तो अब आप ऑप्शन पर आए, सबसे पहले कंसेप्ट समझें। अगर क्वेश्चन पढ़ने से कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो आप ऑप्शन लेकर के घूमते रहोगे, कभी आंसर नहीं निकाल सकते। यहाँ पर व्हेन एसेट्स इंक्रीजेज, तो व्हेन एसेट्स विल बी डेबिटेड, जैसे एसेट्स को डेबिट किया जाएगा हमेशा ही एसेट्स बढ़ेगी। और सेम इसी का जस्ट वाइस वर्सा, उल्टा आप लायबिलिटी में देखेंगे, लायबिलिटी जब कभी भी क्रेडिट होगी तो वो बढ़ जाएगी, लायबिलिटीज को डेबिट करोगे तो वो घट जाएगी, एसेट्स को क्रेडिट करोगे तो वो घट जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो है फर्स्ट, एसेट्स विल बी डेबिटेड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, व्हेन लायबिलिटी इंक्रीजेज, तो बेटा ये लायबिलिटी इंक्रीजेज अब आपको नहीं बताएंगे, ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना है और अगले नेक्स्ट वीडियो में, और आप अपने रिस्पांस हमारे पास भेजें। मैं देखूंगा कि आप कितना अच्छा हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और इस वीडियो से कितना बेनिफिट उठा पा रहे हैं। तो बेटा ये 15 MCQs सीरीज विल बी कंटिन्यूड until the financial accounting fulfilled, right? Thanks a lot. Please subscribe my channel and share the videos to other your friends, colleagues, etc. That would be beneficial for all types of students who are in commerce, who are going to build his career in commerce. Thanks a lot.